जय हिंद साथियों। भाजपा सरकार में कितने मंत्री हैं आपके पास इसका जानकारी हो या ना हो, लेकिन जान लीजिए कि 70 मंत्री मोदी सरकार में हैं। इस देश का कौन सा कामकाज कौन देखता है शायद ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 70 के 70 मंत्री दिल्ली छोड़कर देश के 70 शहरों में नजर आ रहे हैं। कुछ तो अलग है। मौजूदा समय में सरसंघचालक यानी आरएसएस की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के आसरे इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट्र का तमगा लगातार लिए हुए चलना। तो फिर जिक्र एक झटके में कमंडल छोड़कर अगर सरसंघचालक मंडल का जिक्र करने लगे और जिन शब्दों को वो कहे वह शब्द अगर आपको मंडल आयोग को लागू कराने वाले बीपी सिंह का याद दिला दे तो आप कहेंगे कि मंडल का मसीहा इस दौर में सरसंघचालक कैसे हो गया। कुछ तो अलग हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का तमगा लिए अगर आरएसएस घूमती है और इस दौर में बीजेपी खुद को हिंदुत्व से जोड़ने का कतराती नहीं है, अगर ये मान करके वो चलती है कि तमाम राजनीतिक दल खासतौर पे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के आसरे जीती है, लेकिन एक झटके में राहुल गांधी अगर यह कहते हुए अब नजर आने लगे कि ना तो गीता में कहीं लिखा हुआ है और न ही उपनिषद में कहीं दर्ज है, या फिर हिंदुत्व को लेकर के जितनी भी किताबें हैं पौराणिक किताबें उसमें कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है जिसका जिक्र हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी भाजपा करती है, तो फिर कुछ तो अलग जरूर हो रहा है। जहां पर कल तक कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते बीजेपी को भाजपा को छेड़ती नहीं थी और अब हिंदुत्व के आसरे ही भाजपा को और मोदी सत्ता को कटघरे में लाने का कभी कतराती नहीं। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकता है। राहुल गांधी के तेवर इतने हैं उनके पास कि सीधे तौर पर वह चेतावनी देने लगे कि भारत की आत्मा के साथ मौजूदा सत्ता ने जो खिलवाड़ किया है या जिन जिन लोगों ने पर खिलवाड़ किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। यानी सत्ता में आए तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तो अलग इस दौर में हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है, यह संकेत अब बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। तो आज की राजनीतिक के भीतर में मौजूदा वक्त में जो तेवर है राहुल गांधी का, जिस तरीके से घपले घोटाले का जिक्र कांग्रेस करने लगा है, जिस तरीके से बीजेपी भाजपा के भीतर दरार दिखाई देने लगी है, और एक बड़ी दीवार और बड़ी दरार कहीं दूसरे जगह नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोसी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद उसके वक्त नजर आने लगा। वहां पर फिर से एक बहुत मैसेज बड़ा हुआ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक नहीं होना तो दूसरी बात है, मसला यह भी है कि लखनऊ को अपनी ताकत का एहसास, अपनी सत्ता के आसरे, और दिल्ली को पता है कि दरअसल लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो वह क्या करे? तो क्या कोई दूसरे नंबर की लड़ाई जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच है, क्या उस सियासी जमीन के भीतर की दरारों ने भाजपा को मुश्किल खड़े कर दिया है? और सवाल आरएसएस को लेकर के भी है कि अब यह बड़ा सवाल है कि आरएसएस अपनी पुरानी छवि को लेकर के चलती है तो इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, मोदी सत्ता को नहीं मिलेगा, बल्कि राजनीति को नहीं मिलेगा। तो खुद को बदल डालिए। तो ऐसा जिक्र करने का शुरुआत कर दीजिए जहां पर एक वक्त बीपी सिंह जिन बातों का जिक्र करते थे और पिछड़े तबकों को लेकर के आरक्षण का जिक्र करते थे, उन्हीं बातों का जिक्र अगर सरसंघचालक करने लगे तो फिर सवाल अब बड़ा हो चला है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह की राजनीति ने हर उस पन्ने को खोल दिया है जहां पर जिक्र दलितों का है, जहां पर आदिवासियों का जिक्र है, जहां पर पिछड़े तबके का होगा जिक्र, जहां पर आर्थिक तौर पर तंगी व्यक्ति का जिक्र होगा, जहां पर इस देश के भीतर में जाति समीकरण अपने अनुकूल बैठाने के लिए जो भी पत्ते फेंके जा सकते हैं सभी फेंके जाएंगे। तो आइए एक एक पन्ने को आज जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि भारत की राजनीति में अब वैसी नहीं है जो कूटनीति के आसरे जीती जा सकती है। यहां तो बड़ी उखड़ी जमीन है और उस उखड़ी रुखड़ी जमीन पर आपको नंगे पांव चलना है। मैनेज हो गया तो ठीक है, मैनेज अगर नहीं हो पाया तो जनता परिस्थितियों को पलट देगी, क्योंकि सब कुछ
अपनी नंगी आंखों से अब दिखाई देने लगा है। इस देश के भीतर में क्या कुछ हो रहा है अब उसे बिल्कुल समझ में आने लगा है। शायद इसीलिए भी जनता के भरोसे ही राहुल गांधी के तेवर अब इतने कड़े हो चले हैं कि हिंदुत्व के कटघरे में भाजपा को खड़ा करके यह बताने से नहीं चूक रहे हैं कि आप जो कहते हैं वह झूठ है। आपके द्वारा जो भी हिंदुत्व का जिक्र किया जा रहा है वह किसी हिंदू किताब में नहीं है। आपका काम कमजोर लोगों को आतंकित करना है, चोट पहुंचाना है, और हिंदू राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज आपके भीतर समाती नहीं है। आपके भीतर एक ही विचारधारा है, सत्ता बनी रहे और सत्ता को गंवाना नहीं है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और इस दौर में भारत के जो सोशल स्ट्रक्चर है था, जो जातीय समीकरणों के आश्रय था, उसको भी वोटों के ध्रुवीकरण के तहत तहस नहस कर दिया गया। और यह एक ऐसी डोमिनेंस की यानी वर्चस्व की राजनीतिक है जिसमें कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाए। अब यह नहीं चलेगा। इस बात का जिक्र पेरिस में राहुल गांधी ने किया। अब आप कहेंगे कि इस बात का जिक्र हिंदुस्तान की जमीन पर भी होना चाहिए। तो सवाल है कि इस दौर में मोदी की समूची राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच को दिशा में भारत को ले जाना चाहती है और बतलाना चाहती है कि देश के भीतर की परेशानियों को ना देखे। राहुल ने इस मंच को पकड़ा और विदेश की जमीन पर जाकर के यह बताने की कोशिश किया कि देश के भीतर की स्थिति क्या है। और शायद इसीलिए पहली बार उन्होंने कहा कि दरअसल जो सोल ऑफ इंडिया है, जो अटैक कर रहे हैं, जो सोल ऑफ इंडिया का मतलब है कि इस देश की हर इंस्टीट्यूशन को जो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, जो संविधान के हिसाब से काम कर रहा था, वो अपने उसे डिगा दिया। और जब डिगा दिया है तो किसी भी संस्थान को लेकर के इस देश के पूरे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो धराशायी हो गया है। और भारत की आत्मा इस दौर में आपके गलत कार्यों के जरिए बिखर रही है। तो आपको जवाब भी देना है और कार्रवाई भी होगी और इसको कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगा। यह मैसेज राहुल गांधी का बहुत खरा है, क्योंकि विदेश की जमीन पर जब यह सवाल पूछा गया उनसे कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो चीजों को पटरी पर कैसे लाएंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो एक दिन के भीतर इस देश का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली चलने लगेगा। लेकिन क्या वह नहीं चाहते हैं? अगर वह जो भी सत्ता में आएगा, अगर वह चाहता है तो इसका मतलब है कि वक्त नहीं मिलेगा। दरअसल इसके दो ही मतलब है इस दौर में, कानून का राज नहीं। इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का चेक एंड बैलेंस की स्थिति बिल्कुल नहीं है। सत्ता की मोनोपोली है या कहीं सत्ता की तानाशाही कहे, यह सब कुछ इस दौर में कहा जा रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई विषाक्त कोई रणनीति इस दौर में भाजपा भी अपना रही होगी, मोदी शाह की राजनीति उस दिशा में देख रही होगी। तो आरक्षण को लेकर के यानी मंडल की जिस राजनीति से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति नए तरीके से पनपी, उस राजनीति को साधने के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत यह कहने से नहीं चूकते हैं कि दरअसल आरक्षण कितना जरूरी है। और वर्षों वर्ष से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस दौर में खत्म हो गया या आजादी के बाद खत्म हो गया। यह कहने की जरूरत पड़ी क्यों? 2015 में आप आरक्षण का विरोध किया था, बाकायदा आरएसएस को मुखपत्र में वो इंटरव्यू भी छपा था, वो बयान भी छपा था। और बिहार के भीतर 2015 के चुनाव में एक झटके में 40-42 सीटें कम हो गई थी, 91 से 53 पर आ गई थी भाजपा। सवाल सिर्फ आरक्षण भर का नहीं है। इस दौर में मंदिर को लेकर जो सियासत भाजपा साधती थी उसमें एक झटके में उस पर खामोशी बरतती। हालांकि उस सब की तैयारी जबरदस्त है कि किस तरीके से अयोध्या के भीतर महीने भर का उत्सव चलेगा और गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र के बीच में अयोध्या का प्रसाद जाएगा और सरयू नदी का पानी भी जाएगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए उससे हट करके कि पहली बार अपने तरीके से राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा स्कीम शुरू किया गया। 13,000 करोड़ रुपए की यह स्कीम है। और संयोग देखिए कि जैसा ही 13,000 करोड़ कहते हैं वैसे ही यह रकम एक झटके में कश्मीर के भीतर हुए स्कीम को लेकर के उभर आती है, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है और बता रही है कि सरकार के जरिए ही यह चीजें सामने आ रही है। जो
जो उसको कैग की रिपोर्ट हो या वहां की सरकार की रिपोर्ट हो या जो स्कैम को बतलाता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर आए इससे पहले आए 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा स्कीम के बारे में यह समझने की जरूरत नहीं है कि इसके दायरे में कैसे ओबीसी आएगा, शिल्पकार शिल्प मतलब तमाम लोग आएंगे, आर्थिक तौर पे कमजोर तबका है जो हुनरमंद है उनके लिए क्या क्या खूबीज रखे जाएंगे, 15,000 रुपये उनको दिए जाएंगे टूल किट के लिए, और किस तरीके से 5% इंटरेस्ट पर 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। जी नहीं, इन बातों पर मत जाइए, क्योंकि लाभार्थी कौन किस रूप में होता चला जाएगा। समझिए ये कि इसको बताने के लिए 15 दिन तक इस देश के भीतर में उत्सव चला, यानी 17 तारीख से जो शुरू होगा वो 2 अक्टूबर चलेगा। महात्मा गांधी की याद को साथ जोड़ा जाएगा और आखिरी चंद्र दिनों में सफाई का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि इसका जिक्र करेगा कौन। मोदी सरकार जो 70 मंत्री हैं उनके आज तक एक साथ किसी भी कार्यक्रम में कभी भी नहीं गए। पहली बार सभी मंत्रियों को हर इलाकों में हर शहरों में जाना है और जाकर के लोगों के साथ जोड़ना है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो अमित शाह अहमदाबाद में रहेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ में रहेंगे, नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे, स्मृति ईरानी झांसी में रहेंगी, भूपेंद्र यादव जयपुर में रहेंगे, ये जयशंकर तिरुवनंतपुरम में रहेंगे। हर मंत्री को मौजूदगी होगी, यानी पहली बार देश को पता चलेगा कि 70 मंत्री हैं और वह काम क्या कर रहे हैं। 13,000 करोड़ का जो विश्वकर्मा स्कीम है उसकी शुरुआत दिल्ली में प्रधानमंत्री एक नई झंडी दिखाएंगे और बटन दबाएंगे, लेकिन जो भी ऐलान वहां से किए उसको 15 अगस्त को किया जाए। लेकिन उसके बाद 70 मंत्रियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास या अपने मंत्रियों की पहचान का एहसास वो दिलाना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ मसला इतना ही भर है? जी नहीं। जब आप और हम 70 मंत्रियों के काम नहीं जानते हैं, चेहरों को नहीं जानते हैं, इस दौर में किसने क्या किया कोई नहीं जानता है, और इस दौर में जिसने भी किया वह लोकसभा के रास्ते नहीं आए हैं, वह विधानसभा के रास्ते आया है, तो क्या एक नए तरीके की भाजपा की संरचना इस दौर में बनाने की दिशा में भाजपा या मोदी शाह बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए उनके जहन में बहुत साफ तस्वीर निकल करके आती है कि किस तरीके से कौन सी परिस्थिति है, नई बीजेपी होगी और उसमें कैसे मंत्री होने चाहिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के फहरिस्त में आपके जहन में जयशंकर नाम आया, हरदीप पुरी का नाम ले लीजिए, क्योंकि G20 के भीतर क्या आपने किसी ऐसे मंत्री का चेहरा देखा जिस मंत्री के नाम और चेहरे से आप परिचित हो? नहीं देखा होगा। सभी की एक ही स्थिति कर दी गई, यह बताते हुए कि सवाल एक देश एक चुनाव का नहीं, सवाल एक देश और एक नेता का है। एक ही नेता है जिसके इर्द गिर्द सभी को चलना है और उसके इशारे पर जो दिखाई देगा वो तो चलेगा, जो नहीं दिखाई देगा तो उसको नहीं चलेगा। वो एक हिस्से में कहा जा रहा है कि स्थिति ऐसी नाजुक कर दिया गया है जहां पर आने वाले वक्त में किस तरीके की भाजपा खड़ी होगी इसको लेकर के शायद अलग अलग तरीके से कयास भाजपा के भीतर लगने लगा है। क्योंकि एक दरार जो कोशिश से शुरू हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ को बांधने के लिए अमित शाह ने दारा सिंह चौहान को वहां से लड़ाया और वह चुनाव हार गए। मैसेज यह नहीं है कि दरअसल इसमें योगी आदित्यनाथ जीत गए या अमित शाह के उम्मीदवार चुनाव हार गए। सवाल यह है कि पहली बार कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इन तमाम जगहों पर उत्तराखंड चौथा राज्य यह भी ले लीजिएगा, इसमें बीजेपी ने यहां पर क्या किया? कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर भाजपा के टिकट से जिताया और वह चुनाव जीते और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और उस पर मुहर लग गया। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह पहली बार है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आया, जो सत्ता में भी नहीं है, वहां से छोड़कर सत्ता में आया और कोसी में उसको हार मिल गया। यानी बीजेपी के टिकट पर हार मिल सकती है उस शख्स को जो बने बनाए घर को छोड़ करके आ जाए, और उससे पहले भी उसकी पार्टी बदली थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह था पहली बार कि क्या सत्ता में आएंगे, मंत्री बनेंगे, इसके बावजूद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने उन्हें हरा दिया। तो यह मैसेज क्या है? यह दरअसल खतरे की घंटी है और बीजेपी और भाजपा इस दौर में पारंपरिक
तौर तरीकों को छोड़ना चाहती है और सुधार के साथ सुनिएगा कि जब जब भाजपा का जिक्र हो वहां पर मोदी शाह का जिक्र भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हट करके भाजपा का कोई महत्व कहीं पर है ही नहीं, किसी राज्य में नहीं है। वसुंधरा भी समझ गई, शिवराज सिंह चौहान भी समझ गए, रमन सिंह तो पहले दिन से समझ गए थे। दूसरी तरफ आइएगा तो गुजरात भी समझ गया था, वहां पर येदियुरप्पा भी समझ गए थे और कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समझ चुके थे। हर कोई जानता है कि दो शख्स का नाम ले लीजिए, पूरी पार्टी का जिक्र हो जाएगा। सवाल ये था कि पहली बार इस तौर पर नई पीढ़ी को लाने की तैयारी है और उस नई पीढ़ी में भी प्रोफेशनल्स निकल करके आए, क्योंकि इस पूरे G20 में किन दो शख्स का नाम आया और दो शख्स वो कौन से इस दौर में थे, आंधी की तरह मोदी सत्ता के साथ चल रहे थे। एक विदेश मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी है शहरी विकास मंत्री, वह भी ब्यूरोक्रेट से रह चुके हैं। इस दौर में शक्तिकांत दास जो ब्यूरोक्रेट ही हैं वो शेरपा हैं, लेकिन क्या पता आने वाले वक्त में चुनाव लड़ जाएं। RBI के जैकलेट जो शक्तिकांत दास जो हैं वह भी आने वाले वक्त में चुनाव लड़ ले। हमको प्रोफेशनल्स चाहिए, उसके जरिए हम सत्ता को कहां ले जा सकते हैं हमने दुनिया को दिखा दिया, तो देश की राजनीति को भी साध लेंगे। जो माहिर पॉलिटिशियंस खुद को समझते हैं उनको अब सचेत होना होगा और भाजपा के भीतर लड़ाई और दरार इसी बात को लेकर के है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं कि अगर पाइपलाइन कट गई और उनकी अपनी सियासी जमीन डोल गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और इस दौर में अगर उन्होंने अपनी जमीन को दिल्ली को बार बार सहमात का खेल खेलते हुए आगे खुद को कर लिया तो आने वाले वक्त में उनकी राह दिल्ली पहुंचने की कोई रोक नहीं सकता है। इस दरार के भीतर का सच यह भी है कि एक तरफ अगर ब्यूरोक्रेट्स की पूरी फहरिस्त खड़ी हो चली है जिसमें किसको क्या दिया जाए और आने वाले वक्त में कौन कैसे चुनाव लड़े, आपको यह जानना होगा कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी ब्यूरोक्रेट से रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त बढ़ेगी क्या, या युवा तबका जैसे किरण रिजिजू हैं, जो काम दीजिए जैसे बोल दीजिए वो वैसे ही बोलते थे, यह अलग मसला है कि दो शब्द अपने जुबान से भी जोड़ने लगे तो कानून मंत्री के पद से हटना पड़ गया। वहां तक चले गए जहां जीसस को भी कटघरा में खड़ा करने लगे और उनको भी सीख देने की परिस्थिति में ला करके खड़े हो गए कि हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। या फिर इस दौर में नए तरीके से निकली हुई राजनीति को साधे हुए अनुराग ठाकुर हैं, जिनके जुबान राजनीतिक तौर पर नारे के शब्द में जो गूंजती है तो कोई कह नहीं सकता, और उसके बाद जो मैनेज करने की परिस्थिति है उसमें अनुराग ठाकुर का नाम आता है। या फिर उससे हट करके नाम लीजिएगा तो उसमें दूसरा नाम और तीसरा नाम पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान का आएगा। इनकी पहचान हर पार्टी की जरूरत क्या है? क्या ये राजनीतिक भंवर की नई परिस्थिति इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की धड़कनें बढ़ा रही है? क्योंकि राहुल गांधी अगर हिंदुत्व के दायरे में अलग खड़े होकर के अगर भाजपा को खड़े कर रहे हैं कटघरे में और चेतावनी दे रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद कीमत आपको चुकानी होगी, बख्शा नहीं जाएगा, यह मैसेज बड़ा है, यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है। यही वह डर है कि भाजपा को लेकर भाजपा के भीतर राज्यों के चुनाव को मद्देनजर उसके बाद से 2024 के दिशा में अगर कदम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके जहन में बिल्कुल नए भाजपा और जो 70 मंत्री भी नजर आ रहे हैं देश के अलग अलग शहरों में 17 तारीख को यानी आज के दिन, उसमें किसका क्या महत्व है, उसमें से सिर्फ 5 से 7 मंत्रियों के आप नाम जानते होंगे। उससे हट करके उतने नाम आप इसलिए भी उनके जानते होंगे 5, क्योंकि पार्टी मनी को मैनेज करने की स्थिति में है। उनकी पहचान किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उनको बागडोर इसीलिए भी दिया जाता है क्योंकि मनी मैटर करता है इलेक्शन के पीरियड में। और यही वह परिस्थिति है जिसमें चुनाव जीतना और हारना, जिताना या सब कुछ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है और उनके साथ खड़े हुए दूसरे व्यक्ति की विषाक्त है। तो क्या क्या वाकई किसी का कोई मतलब नहीं बचा है? यह खौफ हर कद्दावर नेता के भीतर है क्या? महत्वपूर्ण यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से जो जीत करके पहुंचते थे उनके भीतर यह सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति आ रही है कि वहां पे उनका टिकट कटना मात्र ही नहीं है बल्कि किसको खड़ा किया जाए, किसको जिताया जाए, यह भी दिल्ली की रिमोट पर निर्भर करेगा। तो समूची राजनीति भाजपा की यानी दो शख्स की वही आकर के खड़े हो गई जहां पर समूचा का समूचा जो भी मुनाफा और उपलब्धियों का पूरा खाका है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द रहना चाहिए, वही आपको जीत दिलाएगा, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखता है। तो क्या यह मैनेज करने की स्थिति है या इस दौर में अपने छवि को
बनाने की स्थिति है, क्योंकि कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में दुनिया भर के लोग आए और भारत के भीतर में एक ही चेहरा हर पोस्टर में रेंगता रहेगा, और उसमें न रक्षा मंत्री नजर आ रहे थे, न विदेश मंत्री नजर आ रहे थे, न फाइनेंस मिनिस्टर का चेहरा था, न ही किसी दूसरे का चेहरा था, किसी का चेहरा नजर नहीं आता। क्यों? किसी को महत्वता ही नहीं बची, और एक ही छवि को गढ़ना है और उस छवि के आश्रय चुनाव में जाना है। तो एक सवाल इस दौर में यह भी हो रहा है कि क्या यह राष्ट्रपति प्रणाली के दिशा में बढ़ती हुई कदम तो नहीं है? क्योंकि जब आप राष्ट्रपति प्रणाली के दायरे में और एक देश एक चुनाव की परिस्थिति में आकर के खुद को खड़ा कर देते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ होता है कि अगर बीच में सरकार किसी की राज्य गिर भी जाए तो वहां चुनाव नहीं होंगे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और 5 वर्ष के बाद फिर से वहां पर चुनाव होंगे। क्योंकि 1967 तक यही संकट रहा था, अलग अलग राज्यों की सरकारें गिर रही थी तो वहां चुनाव हो जाते थे। लेकिन अब जो नई पटरियां हैं वो चुनाव भी नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति प्रणाली का क्या वाकई आएगा? और क्या यह सब कुछ 18 तारीख से संसद के विशेष सत्र के दिशा में देखने को हर किसी के भीतर बेचैनी पैदा कर रहा है? जी नहीं। सवाल सिर्फ 3 हैं जो सबसे बड़े सवाल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के भीतर हड़कंप मची हुई है। वह जिस तरीके से अपने दरारों को बांटना चाहता है, उसमें सवाल यह नहीं है कि सभी नेता एक हो नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि भाजपा के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई जो वह दिल्ली और लखनऊ के भीतर है, तो दिल्ली और जयपुर के भीतर भी है, दिल्ली और भोपाल के भीतर भी है। वह सिर्फ उभर इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि जीत मिल जा रही है, मैनेज हो जा रहा है, लेकिन कोसी का हार का मैसेज आने वाले वक्त में मैनेज करने के मुश्किल हालात में भाजपा को लाकर अगर खड़ा कर रही है, तो परिस्थितियां और शब्द अलग अलग जगहों से निकल करके आएंगे, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। और यह दरार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी जिस तेवर के साथ अब बहुत साफ कहने लगे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कीमत चुकानी होगी, देश की आत्मा से आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को आपने बिगाड़ दिया है और एक बीमारी की तरह इस देश के भीतर में संस्थानों को जड़ों से आपने खोखला कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और उसको भुगतना होगा। यह मैसेज यूं ही नहीं निकल करके आता है, जनता के भीतर से कोई संवाद होता है, और जब आपका संवाद और सरोकार जनता से होता है तब यह आवाज निकल करके आने लगी है। तो क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव एक ऐसी टकराव और एक ऐसी परिस्थितियों का चुनाव होने वाला है जिसमें दोनों को पता है जो निपटा वो 2024 के बाद वो निपटा दिए जाएंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और तीसरी परिस्थिति जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि पारंपरिक तौर तरीके से स्वाहा हो, नई राजनीतिक, नया एजेंडा, नया गवर्नेंस, नई धारा, नई विचारधारा, सब कुछ इस दौर में आकर के खड़ा है, जिसके दायरे में आरएस को भी खुद को बदलना पड़ रहा है। उसे समझ में आ गया है कि सत्ता नहीं मिली तो कहीं के नहीं रहेंगे, और सत्ता मिल जाए तो इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये इसके लिए इस विचारधारा और यही वो एजेंडा है जो तीसरे बदलाव के साथ भारत की राजनीति में आकर के खड़ा हो चला है। उस दायरे के भीतर आपको कोई अलग परिस्थिति देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह चुनाव बिल्कुल आमने सामने का होगा। यह फैसले की परिस्थितियां हैं। यह 5 राज्यों का चुनाव के बाद की बनती हुई स्थितियों को लेकर के इंगित करती हुई स्थिति है, जिसमें अपनी ताकत का एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करा दे, और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी उस तेवर के साथ लेकर के चल रहे हैं जिस तेवर का जिक्र इंडिया के भीतर कोई छत्रक नहीं कर सकता था। वहां तो ईडी और सीबीआई आकर के खड़ी हो जाएगी और फिर उसके लिए राजनीतिक को साधना मुश्किल होगा और अपने संगठन को संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए सब भी चुप्पी थाम लेते हैं और अपनी मजबूरियों को बतलाते हैं, परेशान करने वाले हालातों को बतलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी टकराव की परिस्थिति की राजनीति में वो खड़े होने को तैयार हैं। यह मुश्किल मौजूदा सत्ता के सामने बड़ी हो चली है। जय हिंद, जय